Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम महात्मा गांधी के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनके लाइफ स्केच को जान लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। जन्म जो है उनका वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। स्थान काठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में इनका जन्म स्थान है। नाम इनका पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई स्वभाव से बहुत ही नम्र और दयालु महिला थी। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। मैट्रिक की जो इनकी पढ़ाई थी वो इन्होंने 1887 में पूरी की और उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर बैरिस्ट्री की और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। उसके बाद इन्होंने भारत आने के उपरांत इन्होंने अपना वकालत का कार्यक्रम करना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं होने के कारण 1893 में कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पर भारतीयों पर जो अन्याय किया जा रहा था उसके विरुद्ध इन्होंने 20 वर्ष तक आवाज़ उठाते हुए अहिंसात्मक लड़ाई प्रारंभ की। वहाँ पर इन्होंने 1917 में हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग आदि जो सामाजिक कार्य हैं उनके हेतु साबरमती आश्रम की स्थापना की वहाँ से लौटकर। और फिर सन 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। और जब ये आंदोलन अत्यधिक उग्र हो गया, बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, तो उस समय गांधी इरविन समझौता भी किया गया, परंतु जो अंग्रेज़ थे उनके व्यवहार में या उनकी दमन नीतियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया और प्रयास करने जो थे वो जारी रखे गए इनकी तरफ से। फिर 1942 में इनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा और उसकी वजह से गांधी जी को जेल भी भेजा गया। और इसी तरह से अहिंसात्मक रूप से लड़ाई करते हुए, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 1947 में हम लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही समय बाद सन 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या की गई। अब बात करते हैं इनके जीवन दर्शन की। तो उनके जीवन दर्शन के 4 प्रमुख तत्व हैं। उनमें सबसे पहला तत्व जो है वो है सत्य। इनके द्वारा ये माना गया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो ईश्वर को प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम जो है वो सत्य है। इनके अनुसार ईश्वर और सत्य में कोई भी अंतर नहीं है और सत्य का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। नेक्स्ट जो इनके जीवन दर्शन के प्रमुख तत्व में जो द्वितीय तत्व था वो है अहिंसा। इन्होंने कहा कि सत्य का पालन तभी कर सकता है व्यक्ति जब अहिंसा का पालन करे। अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध द्वेष का अभाव है और यह एक प्रगतिशील दशा है। ये इनके द्वारा प्रतिपादित कंसेप्ट है अहिंसा का कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी प्राणी के सापेक्ष या उसके लिए आप कह सकते हैं, प्राणी के सापेक्ष नहीं, किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना, ऐसा जो भाव होता है वो अहिंसा का भाव कहलाता है और ये एक प्रगतिशील दशा है। थर्ड जो इनका जीवन दर्शन का तत्व है वो है निर्भयता। गांधी जी के अनुसार डरपोक तथा कायर व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य और अहिंसा केवल निर्भीक व्यक्तियों के आभूषण हैं। और निर्भयता का अर्थ जो यहाँ पर उन्होंने लिया वो है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट का भय, मृत्यु का भय इत्यादि। मतलब किसी भी तरह से कैसे भी किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी से भी हमें डरना नहीं है, तभी हम सत्य और अहिंसा का पालन कर सकते हैं। और जो चौथा तत्व है वो है सत्याग्रह। ये सत्य और प्रेम पर आधारित सिद्धांत है और इसमें गांधी जी ने कहा कि विरोधी को कष्ट देना नहीं है हमें, अपितु स्वयं अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करने की बात यहाँ पर गांधी जी ने कही है। अब हम बात करते हैं गांधी जी के शैक्षिक दर्शन की या उनके शैक्षिक विचारों की। पहली बात उन्होंने कही कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो जिससे बालक उसको सही तरीके से समझ सके। अंग्रेजी का बालक की शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता।
नेक्स्ट, शिक्षा का बालक में मानवीय गुणों को विकास करना चाहिए। मतलब शिक्षा का एक जो उद्देश्य है वो बालक के अंदर मानवीय गुणों का विकास करना है। देन शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। मतलब जो सर्वांगीण विकास की बात कही है उसमें ये कहा उन्होंने कि शरीर के साथ हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए शिक्षा के द्वारा। देन शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए जिससे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक स्वयं कर सके। मतलब उसके अंदर इंडिपेंडेंसी हो, किसी के ऊपर उसे आश्रित ना रहना पड़े। नेक्स्ट, सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उद्योगों के माध्यम से दी जानी चाहिए। मतलब आसपास में जो भी उद्योग हों उनके माध्यम से शिक्षा दी जाए जिससे बच्चा शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात उन उद्योगों में कार्यरत हो सके या किसी और तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर सके। देन स्कूल ऐसा हो जहाँ बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोज करता रहे। मतलब बहुत टाइट बाउंड शेड्यूल ना हो वहाँ पर और उसकी अपेक्षा एक स्वतंत्र उसको वातावरण मिले जहाँ पर वो नए नए प्रयोग करके नई नई चीज़ों को उत्पादित करे, मतलब उसका उत्पादन करे। नेक्स्ट, उपयोगी नागरिकों का निर्माण भी इनके जो शैक्षिक दर्शन थे उसका एक मेन कंसेप्ट रहा। नाउ कमिंग टू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। गांधी जी का मानना था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही आरंभ। ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा से उनका तात्पर्य यह है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो ये कहा जा सकता है कि बालक या किसी भी मनुष्य के शरीर में, मस्तिष्क में और उसकी आत्मा में पहले से ही जो गुण विद्यमान है उनका चहुमुखी विकास करना है। मतलब उन गुणों का सर्वोत्तम विकास करने के ऊपर इन्होंने बल दिया। नेक्स्ट, इनके एम्स ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांटा, शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य और शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। तो हम पहले बात करेंगे शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों की। तो तात्कालिक उद्देश्यों में पहला उद्देश्य जो इनका है वो है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षा है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसको पूर्ण करने के बाद बच्चा अपने जीविकोपार्जन के लिए सक्षम हो सके। तो इन्होंने सबसे पहला मुख्य जो उद्देश्य माना वो यही है। उसके बाद बात की सांस्कृतिक उद्देश्यों की। तो सांस्कृतिक उद्देश्य ये है कि शिक्षा जो है वो बालक को अपनी संस्कृति से परिचित कराए और साथ में इतना उसके अंदर एबिलिटी डाल दे कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति को हस्तांतरित कर सके। नेक्स्ट बात की इन्होंने पूर्ण विकास का उद्देश्य। इनके अनुसार शिक्षा जो है उसका तात्कालिक उद्देश्य ये है कि बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक भी विकास हो, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास। मतलब बालक का पूर्ण विकास की यहाँ पर बात की उन्होंने कि शिक्षा का उद्देश्य है कि वो बालक को पूर्ण रूप से विकसित कर सके। नेक्स्ट इन्होंने बात की नैतिक एवं चारित्रिक विकास की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। नैतिक और चारित्रिक विकास जब तक बालक का नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन में अध्यात्म के पथ पर नहीं चल सकता है, ना अपने जीवन के जो सर्वोच्च उद्देश्य इनके माने गए जैसे मुक्ति है या आत्मानुभूति है उन सब की प्राप्ति करने के लिए नैतिक एवं चारित्रिक विकास का होना आवश्यक है। नेक्स्ट इन्होंने बात की मुक्ति का उद्देश्य। ये तात्कालिक उद्देश्यों में सबसे अंतिम उद्देश्य था। वो ये है कि मुक्ति की प्राप्ति, जो हम बंधनों में बंधे हुए हैं, सांसारिक बंधन हमें घेरे हुए हैं, उन सब बंधनों से मुक्त हो जाना ही तात्कालिक शिक्षा का उद्देश्य माना गया। देन जो इन्होंने सर्वोच्च उद्देश्य माना शिक्षा का वो है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति से यहाँ उनका तात्पर्य है कि सत्य व ईश्वर से साक्षात्कार कर सके बालक। ये कार्य भी शिक्षा के द्वारा ही संपादित किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य यही है कि बालक को तात्कालिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो और उसके बाद वो सर्वोच्च उद्देश्य जो है जीवन का, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, उसको वो प्राप्त कर सके। अब गांधी जी के अनुसार हम पाठ्यचर्या पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो गांधी जी ने जो बात की वो नवीन शिक्षा प्रणाली दी उन्होंने, जिसको हम बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है गांधी जी की तरफ से।
इन्होंने पाठ्यचर्या के विषय में जो बात की उसमें इन्होंने कहा कि जो भी हमारी पाठ्यचर्या है वो क्रिया प्रधान होनी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है कि बालक जो है वो कार्य, प्रयोग व खोज द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सके। और क्रियाओं में इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, हस्तशिल्प और आधारभूत शिल्प। हस्तशिल्प में जो हाथ से चीज़ें बनाई जा सकती हैं उनकी बातें की उन्होंने, और आधारभूत शिल्प में कृषि, कताई, बुनाई, गत्ते का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मत्स्य पालन आदि इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। अब करिकुलम की जब हम और बात करते हैं तो उन्होंने सबसे पहला स्थान में कहा कि मातृभाषा जो है वो ही उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी, कि बालक का जो शिक्षण है वो मातृभाषा के द्वारा किया जाए। देन इन्होंने बात की गणित की, उसके बाद सामान्य विज्ञान जिनमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्रकृति अध्ययन, भौतिक संस्कृति और नक्षत्र ज्ञान की बात इन्होंने कही। उसके बाद कला में इन्होंने ड्राइंग एवं संगीत को सम्मिलित किया। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र की बात की। उसके बाद हिंदी उन जगह पर जहाँ पर वो मातृभाषा नहीं है उस जगह बालक को हिंदी का भी ज्ञान कराया जाए। और साथ में शारीरिक शिक्षा की बात की जिसमें खेल कूद और व्यायाम को स्थान दिया गया। अब बात करते हैं गांधी जी के अनुसार अनुशासन की। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा आत्मानुशासन पर बल दिया, जहाँ पर बालक स्वयं को अनुशासित करते हैं और ये सर्वोत्तम अनुशासन माना गया। इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए उन्होंने कहा सबसे पहले प्रभावात्मक अनुशासन। इसमें जो शिक्षक होगा वो आदर्श भूमिका में रहेगा और बालक उसके आदर्शों से प्रभावित होकर खुद ही अनुशासित रहेंगे। दंड रहित अनुशासन की बात की, ये कहा कि स्वतंत्रता भी देनी है बालक को, लेकिन अगर वो गलती करता है तो दंड ना देकर उसको समझाया जाए, मतलब स्नेह भाव से उसको समझाया जाए। दंड की व्यवस्था अगर की भी जाए तो इतना ज़्यादा दमनात्मक या बहुत ज़्यादा कष्टकारी दंड नहीं होना चाहिए। देन स्नेह युक्त अनुशासन की बात की, जैसा हमने पहले भी कहा कि बालक को जो भी समझाना है उसे स्नेह के साथ समझाया जाए तो वो ज़्यादा समझेगा, अपेक्षाकृत कि उसको दंड दिया जाए। और सबसे लास्ट में इन्होंने जो स्थान दिया है वो आत्मानुशासन को दिया है कि सबसे प्रमुख स्थान आत्मानुशासन का है। जब तक बालक स्वयं अनुशासित नहीं होना चाहेगा तब तक उसको किसी भी तरह से अनुशासित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इन्होंने जन शिक्षा की बात की। जन शिक्षा पर इन्होंने बहुत बल दिया क्योंकि जब इनका टाइम था तो उस समय साक्षरता दर जो थी वो बहुत कम थी, तो इन्होंने जन शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा पर बहुत बल दिया। साथ में स्त्री शिक्षा के लिए भी इन्होंने कहा कि अगर स्त्रियां हमारे यहाँ की पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने उत्तरदायित्व को उचित रूप से निर्वहन करने में सक्षम होंगी, इसलिए स्त्री शिक्षा बहुत आवश्यक मानी। और साथ में व्यावसायिक शिक्षा की बात की। व्यावसायिक शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण मानी कि जिसको सीखने, मतलब अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सके, इसलिए हस्त कौशलों आदि को भी इन्होंने शिक्षा में स्पेस दिया। नेक्स्ट धार्मिक शिक्षा। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा हेतु इन्होंने पूजा, प्रार्थना, भजन, गीता पाठ आदि को दैनिक कार्यों में सम्मिलित करने के ऊपर भी बल दिया। अब हम इसके मूल्यांकन को देख लेते हैं। महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन का जो मूल्यांकन है उसको जब हम देखते हैं पूरे शैक्षिक दर्शन को, तो हम ये पाते हैं कि भारतीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था इनका दर्शन। भारतीय आवश्यकताएं जो थी, लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने आदि पर इन्होंने बल दिया। उस समय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी इन चीज़ों की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके। और गांधी जी के दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां जो हैं वो अलग अलग या स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं दिखाई देती हैं, वरन मिलकर एक हो गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गांधी जी का शिक्षा दर्शन है वो बहुत ही उत्तम है और बहुत महत्वपूर्ण रहा। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।